हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज। तो यहाँ पर 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं सितंबर के 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवाऊंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर अक्टूबर की सीरीज करेंगे एंड देन यहाँ पर हम अगस्त वाले क्वेश्चंस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट मैं आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के में अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स एंड डाइसेस के ऊपर भी कुछ एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, जिससे कि आपकी जो फेज 1 की रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ में। और ये पूरी की पूरी हमारी सीरीज चलेगी। तो अभी जो आज का वीडियो है इसमें मैं 56 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, इसका सोल्यूशन देना और फिर देखना कि क्या आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीआई एकेडमी। तो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी अब एमसीक्यू सीरीज के साथ में। तो आरबीआई ग्रेड बी जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, हम लोग की एमसीक्यू सीरीज भी चलेगी, जहां हम सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एमसीक्यूज के थ्रू समझने वाले हैं। तो अब हमारे पास ये रिपोर्ट एंड इंडाइसेस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। कौन सा इंस्टीट्यूशन था जिसको रैंक किया गया बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025? आईआईटी मद्रास, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो बताओ कौन सा था? यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में यहाँ पर आईआईएससी है, ठीक है, वो हमारी बेस्ट रैंक में और दो तीन चीजों में भी यहाँ पर आपकी रैंक कर रही थी। तो अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कॉलेज कौन सा था बेस्ट। आपका बेस्ट स्ट्रॉन्ग रैंक कॉलेज था आईआईटी मद्रास। ठीक है, वो 7th ईयर की आया था। तो ओवरऑल जो टॉप रैंक रही है वो आईआईटी मद्रास की रही है। बेस्ट यूनिवर्सिटी आईआईएससी बेंगलुरु रही। टॉप 3 यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें भी आईआईटी मद्रास फर्स्ट नंबर पर, बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु सेकंड और आईआईटी बॉम्बे थर्ड नंबर पर। टोटल ओवरऑल टॉप 10 में आईआईटी मद्रास, बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर एंड रुड़की, फिर एम्स दिल्ली है, देन जेएनयू एंड देन बीएचयू है। इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने टॉप किया, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद ने, मेडिकल में एम्स ने यहाँ पर न्यू दिल्ली वाले ने अपनी फर्स्ट पोजीशन रिटेन की। कॉलेजेस की बात करें तो हिंदू कॉलेज दिल्ली जो है इसने यहाँ पर अपनी फर्स्ट रैंक जो है वो रिटेन कर कर रखी थी। फार्मेसी की बात करें तो जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ने अपनी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर अब होल्ड कर कर रखी। बात करें अगर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की, तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में इंडिया का आईआईटी रुड़की जो है इसकी फर्स्ट रैंक रही। ठीक है, अगर बात करें लॉ में, तो लॉ में आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का फर्स्ट रैंक रहा। ओपन यूनिवर्सिटीज में इग्नू को फर्स्ट रैंक मिली है। और अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो ये एक नई कैटेगरी इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, जिसमें अगेन आईआईटी मद्रास को ही फर्स्ट रैंक मिली है। तो यहाँ पर 17 कैटेगरीज होती है, 5 मेन पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं: टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसोर्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। चलो नेक्स्ट उस पर आते हैं। What is the name of first fully indigenous 32 microprocessor unveiled at Semicon India 25 conference? तो यहाँ पर इसका नाम है विक्रम 1601, 3201, चंद्रयान 32, आत्मनिर्भर चिप या फिर इसरो 32 बिट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी है यहाँ पर विक्रम आपका 3201 बिट का। ओके, तो सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस हुई थी। एम कर रहे हैं ये कैटेलाइज करने में इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को, और इसको इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यशोभूमि में। इंडिजिनियस चिप यहाँ पर इंडिया ने अनवेल की है, फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जिसको नेम किया गया विक्रम 3201 एट द कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जो चिप है ये यहाँ पर डिजाइन और डेवलप की गई थी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो के द्वारा। एंड पर्पस क्या है? विक्रम 3201 जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है टू हैंडल नेविगेशन, कंट्रोल एंड मिशन मैनेजमेंट इन रॉकेट एंड सैटेलाइट्स। पहले यहाँ पर आपके पास विक्रम 601 था, अब कौन सा है? 3201 इंटू 2 कर दिया हमने। ठीक है, लॉन्च की बात करें तो पहला सेट ऑफ मेड इन इंडिया चिप्स जो है फ्रॉम अ पायलट लाइन ये प्रेजेंट किया गया था बाय आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
यूनियन कैबिनेट ने अभी एक यहाँ पर 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम अप्रूव किया है टू प्रमोट द रिसाइकलिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो व्हाट इज द डेजिग्नेटेड टेन्योर ऑफ दिस स्कीम? आपको बताना है कि ये जो स्कीम आई है ये यहाँ पर आपकी कितने साल के लिए आई है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल या फिर 3 साल? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 6 इयर्स के लिए, वो भी 2025-26 से 2030-31 तक। तो यूनियन कैबिनेट ने 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर लेकर आए हैं टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर द सेपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, तो ये स्कीम भी हमारी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ही पार्ट है, जिसमें कि एम कर रहे हैं टू बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटी एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। ड्यूरेशन क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31। एलिजिबल फीड स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आपका ई वेस्ट आता है, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप आता है और अदर स्क्रैप्स लाइक कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन एंड ऑफ व्हीकल्स। इंसेंटिव स्ट्रक्चर, तो इंसेंटिव्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है कैपेक्स सब्सिडी और दूसरा है ओपेक्स। तो कैपेक्स सब्सिडी में 20% सब्सिडी हमारे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट पर आई है ताकि हम प्रोडक्शन को एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट करें, और ओपेक्स में ये हमारी इंक्रीमेंटल सेल्स के साथ आई है ओवर द बेस ईयर, जिसको दो पार्ट्स में पे किया जाएगा। 40% हमारा सेकेंड ईयर में और बैलेंस 60% हमारा डायरेक्टली 5th ईयर में। तो कितनी सब्जेक्ट थ्रेशोल्ड रहती है सेल थ्रेशोल्ड, उसके अकॉर्डिंग इसको किया गया है। ठीक है, कैपिंग की बात करें तो इसको कैप किया गया है 50 करोड़ लार्जर एंटिटीज के लिए और 20 करोड़ यहाँ पर स्मॉल एंटिटीज के लिए। आगे समझ में किस तरीके से इसको किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड आउटकम्स की, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आप 270 किलो टन्स अपना एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी बना पाओगे, जिसमें कि 40 किलो टन्स आप क्रिटिकल मिनरल्स को एनुअली आउटपुट की तरह निकाल पाओगे एंड 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी और 70,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा एक एलिजिबल फीड स्टॉक नहीं है फॉर रिसाइकलिंग इंसेंटिव अंडर द क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम? तो बताओ एलिजिबल फीड स्टॉक क्या नहीं होगा? ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, कैटालिटिकल कन्वर्टर्स इन द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, वर्जिन मिनरल ओर या फिर स्क्रैप अदर देन ई वेस्ट एंड एलआईबी स्क्रैप। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, वर्जिन मिनरल ओर। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और अदर स्क्रैप जैसे कैटालिटिकल कन्वर्टर्स इन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो हैं ये एक एलिजिबल स्टॉक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 आई। What is the portion of elderly population aged 60 and above in India? तो अब आपको बताना है कि हमारे देश में 60 और उससे ज्यादा के कितने लोग थे कौन से साल में? SRSS रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, जिन्होंने 2023 का डेटा दिया है। तो ये थे हमारे पास 7.6, 8.6, 9.7, 15 या 24.2। तो इसका आंसर आपका 9.7% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास SRSS की रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने बोला है कि ये कौन लेकर आता है? सबसे पहले तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। तो हम यहाँ पर प्रपोर्शन लेंगे एल्डरली पॉपुलेशन का, जो कि बढ़ गया टू 9.7% 2023 में और पहले था 8.6% 2011 में। हाईएस्ट प्रपोर्शन केरला के पास में हाईएस्ट प्रपोर्शन है एल्डरली पॉपुलेशन का 15.1%, फॉलोड बाय तमिलनाडु और फिर हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना केरला के बाद यहाँ पर तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद में हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले एक्सट्रीम साउथ में लोग बूढ़े हो रहे हैं, फिर यहाँ पर एक्सट्रीम नॉर्थ तक आ जाते हैं, है ना। लोएस्ट प्रपोर्शन कहाँ रहा? असम में, दिल्ली में, झारखंड में, जहां पर लोएस्ट पॉपुलेशन हमारी देखने के लिए मिली। वर्किंग एज ग्रुप की बात कर लेते हैं तो 15 से 59 इयर्स में जो शेयर रहा इकोनॉमिकली एक्टिव ग्रुप का, ये इंक्रीज हो गया 57.7% से 66.1% 2023 में,
दिल्ली के पास हाईएस्ट शेयर है 70.8 का और बिहार के पास लोएस्ट शेयर रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग एज ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर हैं, दिल्ली में हैं, और सबसे कम बिहार में है। एंड ये कितना नंबर चल रहा है अब, 66.1% 2023 में। अगर बात करें 0 से 14 एज ग्रुप के लोगों का, तो यहाँ पर ये जो शेयर है ये डिक्लाइन कर रहा है। अभी करेंटली 24.2% लोग हैं हमारे 0 से 14 एज ग्रुप में, मतलब हमारी धीरे धीरे जो कंट्री है हो सकता है वो ओल्ड होने लगे। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो अब ये हमारा कम हो गया है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा रिप्लेसमेंट रेट जिसे हम बोल देते हैं कि हम अचीव करें, वो 2.1 पर होता है। कितना रहा हमारा, 1.9 रहा 2023 में। क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो ये 19.1 रहा 2022 में और 18.4 आपका आ गया 2023 में। तो बर्थ रेट हमारी कंट्री में कम हो रहा है। हाईएस्ट बर्थ रेट हमें बिहार में देखने के लिए मिला 25.8, लोएस्ट रहा आपका तमिलनाडु में। सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें तो करेंटली जो सेक्स रेशियो चल रहा है इंडिया में वो 9:17 चल रहा है। छत्तीसगढ़ और केरला के पास हाईएस्ट है 974 छत्तीसगढ़ में, और केरला में 971 गर्ल्स हैं हर 1000 बॉयज पर। तो उत्तराखंड जो है इसके पास में लोएस्ट यहाँ पर हमें ये रेशियो देखने के लिए मिला जो कि 868 है, ठीक है। चलो, कौन सा सिस्टम है जिसने जिसे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है फॉर द वॉलेंट्री हॉल मार्किंग और सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स, अलाइन कर रहे हैं इसको एग्जिस्टिंग गोल्ड हॉल मार्किंग सिस्टम के साथ में। फाइन मेटल ग्रेड, यूनिक ट्रेसेबिलिटी कोड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मार्क, हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर है हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है वॉलेंट्री हॉल मार्किंग का फॉर सिल्वर ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स। आइडेंटिफिकेशन की बात करें, जो रिवीजन है यहाँ पर हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन बेस किया गया है हॉल मार्किंग फॉर सिल्वर, अलाइन कर रहे हैं इसको विद एग्जिस्टिंग गोल्ड हॉल मार्किंग सिस्टम और एनहांस करेंगे ट्रेसेबिलिटी। स्टैंडर्ड की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिवाइज किया अपने हॉल मार्किंग स्टैंडर्ड्स को with publication of IS 2112 रेशियो 2025। तो रिप्लेस करेंगे हम पुराना वाला जो 2014 का वर्जन था। प्योरिटी ग्रेड्स में हमारे पास, इसको ध्यान से देखना, 800, 835, 925, 958, 970, 990, 999 with 958 and 999 being newly added grades। हॉलमार्क कंपोनेंट्स में अब हमारे पास 3 कंपोनेंट्स ऐड हो गए हैं। कौन कौन से हैं वो 3 कंपोनेंट्स, पहला है आपका BIS स्टैंडर्ड मार्क, जिसमें हमारे पास वर्ड होगा सिल्वर, ठीक है। BIS स्टैंडर्ड मार्क विद सिल्वर, फिर आता है प्योरिटी ग्रेड और फिर आता है HUID कोड। ओके, कंज्यूमर यूज की बात करें तो कंज्यूमर्स जो है वो BIS केयर मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं ताकि आर्टिकल टाइप, प्योरिटी ग्रेड, हॉल मार्किंग डेट, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पाए आफ्टर September 1, 2025। नेक्स्ट है न्यू इमाइग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 2025, ये आया फोर्स में आपका September 1, 2025 में। रिप्लेस कर रहे हैं हाउ मैनी कॉलोनियल इरा एंड अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉज। तो यहाँ पर अब आपको बताना है, देखो न्यू लेजिस्लेशन में हमारे पास इमाइग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 थे जो कि फोर्स में आए। रिप्लेस इन्होंने किया फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1935, 9 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, इमाइग्रेशन एक्ट 2000। पेनल्टीज यहाँ पर लग जाती हैं आपकी फॉर वीजास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर आपने अपना कुछ भी छेड़छाड़ की है, फोर्जिंग की है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो यहाँ 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का फाइन लग रहा है। ओके, तो टोटल 4 लॉस को हमने रिप्लेस करा और यहाँ पर हमारे पास फाइन जो लग रहा है, अगर हमने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दी तो वो 1 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज तक लग रही हैं। लॉ यहाँ पर बोल रहा है कि होटल्स, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में आपको मैंडेटरी अपनी इंफॉर्मेशन फॉरेन अथॉरिटीज के साथ में शेयर कर, फॉरेन अथॉरिटीज के बारे में शेयर करनी है। नोडल एजेंसी में ब्यूरो ऑफ इमाइग्रेशन आपका आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द मैंडेटरी
मिनिमम प्रिजन सेंटेंस, कितने साल की जेल होगी अगर कोई एंटर करता है, रिजाइड करता है और एग्जिट कर देता है इंडिया से फोर्स पासपोर्ट्स और वीजा के अंडर द न्यू इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट 2025। तो बोल रहे हैं नॉट लेस देन 6 मंथ्स, नॉट लेस देन 1 ईयर, नॉट लेस देन 2 years, नॉट लेस देन 5 years, अप टू 5 years। तो बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका नॉट लेस देन 2 years। ठीक है, सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो न्यू लेजिस्लेशन में इमिग्रेशन एंड फॉरेन, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो जेल होगी वो आपको 2 साल से कम की नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन्स सेफ्टी नारी 2025, ये आपका आया। इसके अकॉर्डिंग कौन सी ग्रुप ऑफ सिटीज हैं जो कि सेफेस्ट मानी गई फॉर वीमेन? पटना, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची, कोहिमा, विशाखापट्टनम, मुंबई, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, आइजवाल एंड पटना। तो बताओ कौन सा माना गया यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ? यहाँ पर आपका सी ग्रुप में माना गया, जिसमें कि हमारे पास कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर और मुंबई जो है वो सेफेस्ट सिटीज रहे थे। तो रिपोर्ट यहाँ पर नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वीमेन सेफ्टी। तो कोहिमा, ये सारी सिटीज आपको मैंने बता ही दी, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर, मुंबई, ये सेफेस्ट सिटीज रही। लोएस्ट रैंक्ड सिटीज कौन सी रही? पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची, ये हमारी लीस्ट सेफ कंट्रीज रही। सरफेस डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर इंडेक्स जो है वो कंपाइल किया गया आफ्टर अ सर्वे ऑफ 12,770 वीमेन अक्रॉस 31 सिटीज। सेफ्टी परसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक नेशनल सेफ्टी स्कोर 65% का मिला है और अबाउट 60% वीमेन जो है वो सेफ फील कर रही थी और 40% यहाँ पर खुद को नॉट सो सेफ या अनसेफ मान रही थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ की इंडिकेटर्स थे, तो सिटीज जिन्होंने टॉप में इंडिकेटर्स कहाँ कहाँ अच्छे दिखाए हैं? जेंडर इक्विटी में, सिविक पार्टिसिपेशन में, पुलिसिंग एफिशिएंसी में एंड वीमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो नारी इंडेक्स एक यहाँ पर इनिशिएटिव है पी वैल्यू एनालिटिक्स का, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, इन्होंने इसको पब्लिश किया है बाय ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड अकेडमिशियंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एशिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर श्री अश्नवी वैष्णव। लोकेट किया गया इसको कौन से सिटी ऑफ हरियाणा में, ये आपसे पूछ रहे हैं। चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोना, पानीपत। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सोना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोना जो है गुरुग्राम के पास में एक सिटी है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट करा है एशिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये प्लांट आपका आईएमटी सोना हरियाणा में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट को सेटअप किया था टीडीके कॉर्पोरेशन ने। टीडीके एक ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में। इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट में एक हमारी मोर देन 3,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है और एक्सपेक्टेड है कि हम प्रोवाइड करेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 5,000 यूथ। कैपेसिटी की बात करें तो फैसिलिटी मैन्युफैक्चर करेगी LiAn बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, वेयरेबल्स एंड एक्सपेक्टेड है कि प्रोड्यूस करेगा 20 करोड़ या 20 मिलियन बैटरी पैक्स एनुअली, कवरिंग नियरली 40% ऑफ इंडियाज एनुअल डिमांड। स्कीम में आपके पास में एक प्लांट सेटअप होगा अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अग्नि का 2025 कैंपेन। एक लास्ट माइल आउटरीच इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का, जिसको लॉन्च किया गया है बाय विच यूनियन मिनिस्टर? तो धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल या फिर निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं श्री मनोहर लाल और इन्होंने ही इसे इनॉग्रेट किया है। तो अग्नि का 2025 एक लास्ट माइल आउटरीच कैंपेन है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। लॉन्च किया गया था इसको बाय श्री मनोहर लाल जी इन न्यू दिल्ली। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? क्रिएट कर रहे हैं वाइड स्प्रेड अवेयरनेस टू एक्सलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। फास्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा,
और जो कंप्लीशन है ऑलरेडी सैंक्शनड हाउस का उसको हम एक्सपीडाइट करेंगे। अग्निकार 2025 अब 2 महीने के लिए रन करेगा, सितंबर 1 से लेकर अक्टूबर 31, 2025 अक्रॉस 5000 अर्बन लोकल बॉडीज। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2.0 जो लॉन्च हुई है वो हुई है सितंबर 2024 में। हाउसिंग फॉर ऑल यहाँ पर इसका गोल है। फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं 2.5 लाख रुपए का और टू एन एडिशनल 1 करोड़ अर्बन फैमिलीज, ताकि यहाँ पर एक पक्का हाउस जो है वो ये कंस्ट्रक्ट या परचेज कर पाए। माइलस्टोन क्या है, ये हम सितंबर 17, 2025 में सेलिब्रेट कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आवास दिवस। ठीक है, फर्स्ट ईयर टू लॉन्च PMA2 वायर 2.0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग के फ्रंटियर टैग हब का जो कि कोलैबोरेट कर रहा है टू रिलीज द 4th एडिशन ऑफ इट्स क्वार्टरली इनसाइट्स ऑन इंट्रोडक्शन टू 2D मटेरियल्स। तो IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, DRDO, CSIR। बताओ कौन सा है। तो यहाँ पर IISc बेंगलुरु जो है वो नीति आयोग के फ्रंटियर टैग हब के साथ कोलैबोरेट कर यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू 2D मटेरियल्स की क्वार्टरली इंसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको बताते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है 2D मटेरियल्स की और इंडिया को क्यों फोकस करना है। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं विद अ थिकनेस ऑफ 1 to few एटॉमिक लेयर्स, टिपिकली यहाँ पर लेस देन 1 नैनोमीटर के लिए होते हैं। कैरेक्टराइज्ड होते हैं बाय प्रॉपर्टी सच एज बीइंग रफली 1/80,000 जो विड्थ है यहाँ पर ह्यूमन हेयर की एंड 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मोर एफिशिएंटली कंडक्ट करते हैं देन कॉपर। लीडिंग मटेरियल्स की बात करें तो ग्रेफीन सिंगल लेयर कार्बन एटम है। ट्रांजिशन मेटल डाइकैल्कोजेनाइड्स ये आपके लीडिंग एग्जांपल्स है 2D मटेरियल के। ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो चाइना करेंटली लीड कर रहा है विद द टेक्नोलॉजी इन 2D मटेरियल्स और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पर लेकर आए हैं, R&D इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं और रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। How many crore Aadhaar authentication transactions were executed in August 2025, reflecting a growth of approximately 10.3% over the previous year? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई कितने आधार ऑथेंटिकेशन जो हैं वो हुए हैं, तो बताओ कितने हुए हैं अभी तक। तो यहाँ पर आपके ओवर 18.6, 6.04, 221, 38.53 या फिर ओवर 1.5 करोड़। तो ओवर 221 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट किए गए हैं अगस्त 2025 में। तो 10.3% का इंक्रीमेंट देखा गया है पिछले साल से। आधार फेस ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। लास्ट ईयर ये 6.04 करोड़ ट्रांजेक्शंस थे और अब ये 10.3% इंक्रीज होकर 221 करोड़ हो चुके हैं। सिंगल डे हाई की बात करें तो सितंबर 1 में UIDAI ने ऑब्जर्व किया था हाईएस्ट एवर फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल डे एट ओवर 1.5 करोड़। इसके अलावा eKYC ट्रांजेक्शन जो हैं अगस्त में 38.53 करोड़ आधार eKYC ट्रांजेक्शंस कैरी आउट हुए। सपोर्ट कर रहे हैं सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भारती, द न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय अपीडा। अपीडा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसर्च एंड ट्रेड इनिशिएटिव्स, भारत हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर रेगुलेटरी एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट, भारत एग्री बिजनेस एंड रिसर्च टेक्निकल एग्री बिजनेस एंड रिसर्च टेक्निकल इंस्टीट्यूट, या फिर भारत हेल्थ एग्रीकल्चर एंड रेजिलियंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सी, भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। तो
तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें इस इनिशिएटिव की, तो यहाँ ये स्टैंड कर रहा है टू डिजाइन एंड सपोर्ट 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स, बूस्ट इनोवेशन, क्रिएट न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। तो ये इनिशिएटिव किसका है? अपीडा का जो विजन है टू अचीव 50 बिलियन इन एग्री फूड एक्सपोर्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स बाय 2030। प्रोग्राम डिटेल्स, फर्स्ट पायलट बैच जो है 100 स्टार्टअप्स का, ये लॉन्च होगा सितंबर 2025 से। सिलेक्टेड स्टार्टअप्स में एक 3 मंथ का एक्सेलरेशन प्रोग्राम होगा। फोकस करेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट रेडीनेस और रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर। ठीक है, चलो अब क्या टारगेट सेट किया गया है बाय अपीडा फॉर एग्री फूड एक्सपोर्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स बाय 2030, which the भारती इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट। तो बताओ यहाँ पर कौन सा टारगेट सेट किया गया है बाय अपीडा फॉर एग्री फूड एक्सपोर्ट्स ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ये आपका रहेगा $50 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास में $50 बिलियन का हमें एग्री फूड एक्सपोर्ट करना है जो ऑफ शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स बाय 2030। नेक्स्ट आते हैं, देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि वो एक टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनना चाहते हैं। ठीक है, अब ये लोकेटेड है नियर विच डैम और वेटलैंड इन ओडिशा। सबसे पहले बोल रहे हैं चिल्का लेक, देन बोल रहे हैं सातकोशिया जॉर्ज, फिर बोल रहे हैं हीराकुंड डैम या फिर हीराकुंड वेटलैंड, भीतरकनिका वेटलैंड या फिर सिंपलीपाल बायो रिजर्व। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में 1 से 2 तो डेफिनेटली आते ही हैं। देवड़ीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ओडिशा में है और ये आपकी हीराकुड डैम या हीराकुड वेटलैंड के पास में है। ठीक है, ये आपका 3rd नेशनल पार्क बन जाएगा ओडिशा में, सिंपलीपाल और भितरकनिका के बाद में। ये लोकेटेड है हीराकुड डैम संबलपुर में, और सेंचुरी जो है वो हीराकुड वेटलैंड और यहाँ पर 300 बर्ड स्पीसीज के लिए घर मानी जाती है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक एंड इट्स एसोसिएटेड मोबाइल ऐप, ये अभी लॉन्च किए गए थे बाय सीएम ऑफ विच स्टेट? यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। बताओ किसने किया था यहाँ पर? तो एमपी के यहाँ पर सीएम जो हैं, इन्होंने यहाँ पर, मोहन यादव जी इसके सीएम हैं, इन्होंने यहाँ पर एक वैदिक क्लॉक और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भोपाल में लॉन्च किया, जिसे हम विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक भी बोलते हैं, ताकि इंटीग्रेट करें हिंदू पंचांग को और ट्रेडिशनल टाइम कैलकुलेशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में। क्लॉक बेस्ड है ऑन इन द इंडियन काल गणना मेथड, जो कि डिवाइड कर रहे हैं डे को इनटू 30 मुहूर्तास इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड 24 आवर फॉर्मेट। तो यहाँ पर मोबाइल ऐप में एनकम्पास करेंगे हम 7000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, स्टार्ट करेंगे 3179 बीसीई के साथ में, और एप्लीकेबल अवेलेबल होगा ये 189 लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास किसान ऐप लॉन्च की गई बाय यूनियन मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह, डेवलप की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? टू स्ट्रीमलाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉटन प्रोक्योरमेंट। तो अब आपको बताना है कि कपास किसान ऐप जो है वो यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप की है? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या अपीडा? तो यहाँ पर सीसीआई इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्री गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया है, ताकि यहाँ पर फैसिलिटेट करें सीमलेस प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन फ्रॉम फार्मर्स अंडर द एमएसपी स्कीम। ठीक है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर, जो भी कॉटन सेलर्स हैं अंडर एमएसपी, डिजिटल स्लॉट ब्लॉकिंग की जाएगी डेजिग्नेटेड प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में, ताकि वेटिंग टाइम को और क्राउडिंग को यहाँ पर कम किया जा सके या मैनेज किया जा सके। यूपीएससी ने प्रपोज किया है कि वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे एज अ रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एज पार्ट ऑफ इट्स अपकमिंग सैनिटरी ईयर सेलिब्रेशन। तो कौन से ईयर में यूपीएससी यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? तो आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पर ये 1926 में स्टैब्लिश हुआ था। तो यूपीएससी जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1926 में। सैनिटरी सेलिब्रेशन जो होगा वो अक्टूबर 25 से 2026 में सेलिब्रेट होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर हम रखा रहे हैं, ताकि स्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं यूपीएससी की और वेरियस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की, उनकी एक रिपोजिटरी बने। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक नॉलेज हब की तरह सर्व करेगा ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म,
प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रतिभा सेतु के नाम से लॉन्च किया जाएगा, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि ये सपोर्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को जो क्लियर कर रहे हैं ऑल स्टेजेस ऑफ वेरियस यूपीएससी एग्जाम्स, बट कुछ मार्किंग से यहाँ पर बच जाते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर किसको कवर करेगा, टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स, टू स्टोर द डेटा ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड ऑल स्टेजेस but missed by the final merit list, to manage the operations of new SCOE, to conduct mock interviews या फिर to act as the official application portal। तो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ये हमारा लोगों के जो अब बहुत थोड़े से नंबर रह जाते हैं एग्जाम क्लियर करने से, उनके लिए यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। ये यूनिकली यहाँ पर रिनाउंड है ग्लोबली एज द ओनली मैनग्रोव हैबिटेट of the tigers in the world. What is its status as a protected area? तो ये अभी यहाँ पर क्या माना जाता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रामसर साइट, बायोस्फीयर साइट। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके लिए जो सुंदरबंस हैं वो क्या माने जाते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सुंदरबंस को हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, जिसको लोकेट किया गया वेस्ट बंगाल में। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। चेंज यहाँ पर रैंक में जो है वो कब हुआ था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने यहाँ पर 1044.68 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में यहाँ पर एक्सपेंशन करा है। तो जो न्यू एरिया है अब इसमें 3629.57 किलोमीटर स्क्वायर कवर हो रहा है अब फ्रॉम इट्स अर्लियर रैंक ऑफ 7। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये यहाँ पर पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम है और केवल ऐसा मैनग्रोव हैबिटेट है फॉर द टाइगर्स इन द वर्ल्ड। टाइगर पॉपुलेशन, लेटेस्ट ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो था वो हमारे इंडियन सुंदरबंस में एज अ होम टू एस्टिमेट 101 टाइगर्स। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, ये लॉन्च किया गया था टू सर्व एज एन ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम फॉर विच ग्रुप, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन अर्बन एरियाज, रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएटेड विद जीविकास सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन बिहार, फार्मर्स अंडर द एमएसपी स्कीम। तो बताओ यहाँ पर बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी साख सहकारी योजना जो है संघ लिमिटेड, ये क्यों लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर इसको क्यों लॉन्च किया गया है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब यहाँ पर आप बताओ कि ये जो है ये किसने लॉन्च की थी, तो ये किस ग्रुप के लॉन्च की गई है टू बेटर से, ये यहाँ पर जैसे इसका नाम है रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि एसोसिएटेड है जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव क्या है जीविका निधि का, इजी एक्सेस ऑफ फंड्स गेट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स टू रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएटेड विद जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप। फाइनेंशियल चैलेंज, जीविका निधि जो है वो कंसीव की गई थी टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो यहाँ पर आपके चार्ज हो रहे थे हाई रेट्स के साथ में, इंटरेस्ट रेट्स के साथ में, इंश्योर कर रहे हैं द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर लोन अमाउंट्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो मेंबरशिप की बात करें तो ऑल रजिस्टर्ड क्लस्टर लेवल फेडरेशन ऑफ जीविका जो है वो मेंबर्स बनेंगे ऑफ द सोसाइटी। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट करेगा टू एंश्योर फास्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट फंड ट्रांसफर्स डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ जीविका दीदीज। बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो प्राइमरी एम यहाँ पर इस स्कीम का क्या है, टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स इन द स्टेट, टू ऑफर हाउसिंग सब्सिडीज टू women in urban areas, to provide financial assistance to one woman in every family for self-employment, to reserve 50% of seats in local body elections, to establish women's only police stations across the state। तो बताओ यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो बिहार कैबिनेट ने अप्रूव की है वो क्यों आई है, तो यहाँ पर ये आई है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वन वुमेन इन एवरी फैमिली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट में 10,000 रुपीज डायरेक्टली दिए जाएंगे वुमेन के बैंक अकाउंट में। हर वुमेन यहाँ पर एक वुमेन हर फैमिली से एलिजिबल है कि इस तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ऐसे दिमाग में लाइन चल रहा है ना, घरों में लड़ाई कराएंगे। एडिशनल सपोर्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस असेसमेंट होगी हर 6 महीने में, एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 2 लाख रुपीस अगर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो नोडल एजेंसी रहेगा, सपोर्ट करेंगे उसको बाय द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम प्लान्स यहाँ पर इंक्लूड करें टू डेवलप लोकल मार्केट्स, हाट बाजार्स इन विलेजेस एंड टाउन्स टू हेल्प विमेन सेल देयर प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर मैक्सिमम एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट कितना दिया जाएगा टू वुमेन आफ्टर 6 मंथ्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो ये दिया जाएगा अप टू 2 लाख रुपीस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सतनावरी विलेज महाराष्ट्र का इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बन गया है। तो ये कौन सी मेजर सिटी के पास है? पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर या फिर औरंगाबाद? तो ये यहाँ पर आपका नागपुर के पास में है। यहाँ पर पॉपुलेशन 1800 लोगों की है एंड ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की बात करें तो ये भारत नेट एंड महानेट कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स जो हैं इसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। मॉडल डेवलपर की बात करें तो ब्लूप्रिंट जो है प्रोजेक्ट का वो डेवलप और इम्प्लीमेंट किया गया था बाय वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज। कोलैबोरेट किया इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। विजन क्या है? यहाँ पर एक मॉडल है फॉर रूरल टेक ड्रिवन डेवलपमेंट with a vision to develop at least 10 such smart villages in every तालुका। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। यूनियन बजट 2025 में मिशन ऑफ आत्मनिर्भरता इन पल्सेस यहाँ पर लॉन्च किया गया था, विच इज द 6 ईयर फोकस्ड इनिशिएटिव टारगेटिंग विच 3 स्पेसिफिक पल्स क्रॉप्स: चिकपी, मूंग, बीन एंड मसूर; पिजन पी, ब्लैक ग्राम लेंटिल; किडनी पी, काउपील, ग्रीन ग्राम, हॉर्स ग्राम, मोठ बीन, फील्ड पी, सोयाबीन ग्राम एंड उर्द। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पिजन पी, ब्लैक ग्राम एंड लेंटिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक रोड मैप टाइटल किया गया स्ट्रेटजीज एंड पाथवेज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन पल्सेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ आत्मनिर्भरता। ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर बूस्ट करेंगे पल्स प्रोडक्शन को, अचीव करेंगे सेल्फ एफिशिएंसी एंड रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट डिपेंडेंस बाय 2047। इंडिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर जो है बेसिकली पल्सेस का वो इंडिया है वर्ल्ड का। करंट स्टेटस यहाँ पर पल्स प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है 59.4% टू 26.06 मिलियन टन्स बाय 22-23। तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो 29% से 10.4% तक रिड्यूस हो गई है। यहाँ पर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस ये एक आपका मिशन आया था, 6 ईयर फोकस्ड इनिशिएटिव है जिसमें पिजन पी, ब्लैक ग्राम, लेंटिल्स इन तीनों को टारगेट किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन के द्वारा पल्स आउटपुट जो है वो आपका 48.44 मिलियन टन तक हो जाएगा 2030 में। अभी कितना है 2022-23 में 26.06। कितना करना चाहते हैं? 48.44 मिलियन टन बाय 2030 और 63.64 मिलियन टन बाय 2047। फोकस एरिया में फ्रेमवर्क आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, यहाँ पर राइस फैलो लैंड एंड इंटरक्रॉपिंग एंड वर्टिकल एक्सपेंशन। तो यील्ड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात हो रही है। मेजर फोकस जो है वो 111 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगी 75% नेशनल आउटपुट का। व्हाट डज डिजिपिन, द न्यू इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टैंड्स फॉर? तो डिजिपिन का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पोस्ट एंड इंटरनल नेटवर्क, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, डिजिटाइज पोस्ट इंफॉर्मेशन नोड, डिजिटल इंडेक्स ऑफ पोस्टल नेटवर्क या फिर डिजिटल पिन कोड आइडेंटिफायर। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ESRI इंडिया के साथ में, जहां पर ये एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर है प्रोवाइडर है, कोलैबोरेट कर रहे हैं टू स्ट्रेंथन द डिजिपिन इनिशिएटिव। डिजिपिन स्टैंड्स फॉर डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये क्या है? यूनिक 10 डिजिट्स का, डिजिट्स है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, नंबर्स होंगे 1 2 3 4 टाइप्स के। कोड है बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर अंडर द MOU डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पर यूज करेगा ESRI के इंडिया के हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेजिनरी
और स्ट्रीट बेस्ड मैप्स फॉर इट्स डिजिपिन पोर्टल। ये साथ में इंटीग्रेट करेगा डिजिपिन को ESRI के इंडियाज लिविंग एटलस पोर्टल के साथ में, और इसे एक्सेसिबल बनाएगा टू द लार्जर GIS कम्युनिटी। नेक्स्ट जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन NCERT 65th फाउंडेशन डे व्हिच फीचर्स अडैप्टिव असेसमेंट्स एंड AI पावर्ड टूल्स। तो अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है जिसको यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के ऊपर NCERT के 65th फाउंडेशन डे में लॉन्च किया है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर। पहला बोल रहा है बाल वाटिका, प्रशस्त्र 2.0, किताब एक पढ़े अनेक, दीक्षा 2.0, या फिर उत्कल जननीकारा सुजोग्य सनातन। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर है दीक्षा 2.0। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपग्रेड कर रहे हैं, ऑफर करेंगे स्ट्रक्चर्ड लेसन्स, अडेप्टिव असेसमेंट्स, परफॉर्मेंस फीडबैक, AI part features like read aloud, closed captioning, multilingual text translation 12 languages में। ILU एजुकेशन में बाल वाटिका PME विद्या DTS चैनल नंबर 35 ये लॉन्च किया गया था ताकि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी अमंग चिल्ड्रन जो है उसको बढ़ाया जा सके जिनकी उम्र 3 से 6 साल है। इसके अलावा यहाँ पर प्रशस्त्र 2.0 क्यों आया। एक एनहांस स्क्रीनिंग टूल है फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। किताब एक पढ़े अनेक यूनिवर्सल डिजाइन है ऑफ लर्निंग इनिशिएटिव टू क्रिएट एक्सेसिबल टेक्स्ट बुक्स। बुक रिलीज की बात करें तो एक उत्कल जननीकर सुजोग्य सनातन ये यहाँ पर लॉन्च किया गया जहां पर 100 ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ ओडिशा को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कौन सा IIT है जिसने लॉन्च किया है नेशन का पहला AI पार्ड लर्निंग एप्लीकेशन ट्यूटोर्स। मद्रास, दिल्ली, पलक्कड़, बॉम्बे या फिर खड़गपुर। तो इसका आंसर होगा IIT पलक्कड़। इन्होंने हमारे इंडिया का पहला AI पार्ट लर्निंग एप्लीकेशन ट्यूटोर्स जो है लॉन्च किया है। ये यहाँ पर डिजाइन किया गया है टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर चैलेंजिंग नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे JEE या फिर नीट या फिर कैट। तो टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है यूजेस द पावर ऑफ AI टू डिलीवर अ टेलर्ड एंड इंटेलिजेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। 30th क्वेश्चन पर आते हैं। Besides the statue of Lord Ram in Canada, PM Modi also mentioned the unveiling of a statue of which ancient sage in Camp Rotondo, Italy, as an example of Indian culture's global outreach. महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि पराशर। तो बताओ किसको यहाँ पर किसका स्टैचू जो है वो यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। तो वाल्मीकि जी का यहाँ पर स्टैचू ला रहे हैं। एक 51 फुट टॉल स्टैचू होगा लॉर्ड श्री राम का जिसको इनॉग्रेट किया गया मिसिसुगा ओंटारियो कनाडा में। यहाँ पर आइडल जो है स्कल्प किया गया था बाय नरेश कुमार कुमावत और क्राफ्ट किया गया था इसको माथुराम आर्ट सेंटर मानेसर में। इटली में एक स्टैचू महर्षि वाल्मीकि का अनवेल किया गया कैंप रोटोंडो में। रशिया में एक रामायण एग्जीबिशन हुई जिसमें पेंटिंग जो है रशियन चिल्ड्रन की और वेरियस थीम्स फ्रॉम द एपिक वो लॉन्च किया गया। एंड PM ने फोकस किया टू टेक प्राइड इन स्वदेशी प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रेस द मंत्र ऑफ वोकल फॉर लोकल। ठीक है, तो ये सब इन्होंने अपने 125th एपिसोड में बोला मन की बात। ओके, इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया गया कौन से स्टेट में, एमिंग टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन सेविंग द लार्ज स्कैवेंजर बर्ड्स। गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरला। तो यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था असम में। इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल था जिसका नाम है वल्चर नेटवर्क। इसकी वेबसाइट है vulturenetwork.org। लॉन्च किया गया असम में। तो यहाँ पर डेवलप किया गया इसको वी फाउंडेशन इंडिया और कोलैबोरेशन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। क्लाउड बेस्ड पोर्टल है जिसमें सर्व करेंगे एज अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म ऑन इंडियाज वल्चर्स। इंडियन वल्चर्स की बात करें तो हमारे पास में स्पेशल एम्फेसाइज दिया जाता है इस वाले इसमें स्लैंडर बिल्ड वल्चर्स को, स्लैंडर बिल्ड
वल्चर्स, जो कि यहाँ पर केवल 800 मैच्योर इंडिविजुअल्स के साथ बचे हुए हैं। इंडिया के पास 9 स्पीसीज हैं अलग अलग स्कैवेंजर बर्ड्स की, बेसिकली वल्चर्स की, इंक्लूडिंग व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर और हिमालयन गेफॉन। ठीक है, ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे हो तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द एडिशन ऑफ 4 एडिशनल रडार्स, ठीक है, इंस्टॉलेशन हुआ है यहाँ पर 4 एडिशनल रडार्स का। तो बोल रहे हैं कि भाई इसके साथ में यहाँ पर आपका जो जम्मू एंड कश्मीर में होने के बाद में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल आईएमडी रडार्स इन द रीजन कितने हो चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आईएमडी रडार्स आपको जेएनके में बताने हैं। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6, 7 या 8। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कितने रडार्स हैं अब यहाँ पर। तो हमारे जो जितेंद्र सिंह मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने अनाउंस किया है कि आईएमडी जो है इसने अभी 4 एडिशनल रडार्स जेएनके में इंस्टॉल किए हैं। मिशन है कि ये जो रडार्स हैं ये इंस्टॉल होते हैं अंडर मिशन मौसम, और ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट डिस्टिंक्ट वाइज स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग्स। रडार नेटवर्क की बात करें तो न्यू एडिशन के साथ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल रडार्स जेएनके में 7 हो जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 3 थे, अब 4 और ऐड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज इनॉग्रेट किया गया बाय सीएम नीतीश कुमार। तो ये कौन सी रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है, गंगा, कोसी, पोस्टपुन, पुनपुन, सन या फिर गंडक। तो बताओ कौन सी रिवर के ऊपर यहाँ पर पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज आपका लगाया गया है। तो ये अराउंड 1159.84 करोड़ रुपीस का लगाया गया है पटना डिस्ट्रिक्ट में। अमंग द प्रोजेक्ट्स बिहार का जो पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, अगर बात करें यहाँ पर ये पुनपुन रिवर के ऊपर लगा है। यहाँ पर इसका जो डिजाइन है ये मॉडल किया गया है ऑन द आइकॉनिक लक्ष्मण झूला ऑफ ऋषिकेश। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है ना, उसके ऊपर। कॉस्ट एंड लेंथ जो है वो यहाँ पर बिल्ड की गई है 82.99 करोड़ रुपीस, 320 मीटर्स लॉन्ग है और यहाँ पर 11.50 मीटर का केबल सस्पेंशन है विद द सस्पेंशन ब्रिज विद 18 केबल्स। फॉर हाउ लॉन्ग विल द वृंदावनी वस्त्र टेक्सटाइल बी लोन फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम टू असम फॉर एग्जीबिशन। तो यहाँ पर ये जो टेक्सटाइल है ये लेकर आए हैं। अब पूछ रहे हैं कि कितने समय के लिए आया है, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने या 5 साल। तो यहाँ पर इसको लेकर आए हैं हम बेसिकली आपका 18 महीने के लिए। तो ये आपका ब्रिटिश म्यूजियम है लंदन में, जिन्होंने अग्री किया कि वो हमें लोन करेंगे सिल्क टेक्सटाइल, हमारे सामान हमें ही लोन कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ से लूटपाट कर लेकर गए थे। तो वस्त्र जो है वो क्रिएट किया गया था 16th सेंचुरी में अंडर द गाइडेंस ऑफ न्यू वैष्णवाइट सेंट रिफॉर्मर श्री मानता शंकर देवा। तो ये यहाँ पर आपको जो लाइफ है लॉर्ड कृष्णा की वो डेपिक्ट करता है। ब्रिटिश म्यूजियम में आपको कंडीशंस देखने के लिए मिली फॉर द लोन इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम फॉर द डिस्प्ले। म्यूजियम डेवलपमेंट की बात करें तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं टू सेट अप द म्यूजियम एज अ पार्ट ऑफ इट्स सीएसआर इनिशिएटिव एंड गिफ्ट टू असम। अब सीएसआर के जो इनिशिएटिव है उसमें हम अपने कल्चर को शो कर रहे हैं, which is a good thing in a one way, but in a country where already we need so much for our education and healthcare society, I think CSR को एटलीस्ट हम वहां जाने देते हैं, है ना। चलो एनीवेज अपन को वो नहीं कर सकते। डोंग विलेज तो होस्ट जो है ऑफ द फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल, ये जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया एंड विच 2 अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर डोंग विलेज होस्ट माना जाता है सनराइज फेस्टिवल का, जियोग्राफिकली काफी सिग्निफिकेंट है। बोल रहे हैं कि ये ना ट्राई जंक्शन पर आता है इंडिया के और कौन सी दूसरी कंट्रीज है, चाइना नेपाल, चाइना एंड म्यांमार, बांग्लादेश एंड म्यांमार, नेपाल एंड भूटान या भूटान एंड चाइना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है यहाँ पर चाइना एंड म्यांमार। तो इंडिया, ठीक है, इंडिया, चाइना और म्यांमार यहाँ पर सबका मिलकर एक ट्राई जंक्शन है जिसमें कि ये डोंग विलेज आपका आता है। अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, जिन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ सनराइज फेस्टिवल। 5 डे सेलिब्रेशन होगा जो कि डोंग विलेज में होगा, द अंजो डिस्ट्रिक्ट। डोंग विलेज यहाँ पर जाना जाता है फॉर रिसीविंग द फर्स्ट रेज ऑफ द सन इन द कंट्री एवरी डे। तो जो फेस्टिवल है वो यहाँ पर होल्ड होगा दिसंबर 29, 2025 से जनवरी 2, 2026। डोंग सिचुएटेड है 1240 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर और ट्राई जंक्शन बनाते हैं इंडिया, चाइना एंड म्यांमार का।
How many GI tags did the Bodoland terminal region in Assam recently secure for its traditional products, crafts and agriculture items? 10, 15, 21, 26 या फिर 42? तो बताओ कितने यहाँ पर मिले? तो इनको यहाँ पर 21 जियो टैग्स मिले हैं, जीआई टैग्स मिले हैं फॉर वेरियस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर रीजन। अच्छा, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो है ये यहाँ पर असम का हिस्सा है। अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आपको पता होगा ये काफी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था, अभी उतनी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होती हैं। तो जीआई टैग रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर यूथ लेड इनिशिएटिव था और पार्ट ऑफ स्पेशल ड्राइव लॉन्च्ड बाय बीटीआर गवर्नमेंट, ताकि जीआई टैग्स मिल सके फॉर कल्चरल आर्टिफैक्ट्स बिलोंगिंग टू ऑल 26 कम्युनिटीज ऑफ द रीजन। ये आइटम्स को यहाँ पर ये जो टैग्स मिले थे, ट्रेडिशनल अटायर्स जैसे कि डोखाना एंड ओरोनाइस से लेकर क्विजिन्स लाइक गोखा, गोइखी, स्लिक, इंजाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रूज यहाँ पर जूजीसी, जू गोरान, इन सब के लिए मिले हैं। फ्यूचर प्लान इनका है कि यहाँ पर एक जीआई विलेजेस क्रिएट करेंगे ये, जिसमें क्लस्टर बेस्ड हब्स रहेंगे जहाँ आर्टिसंस और फार्मर्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इंडिया का पहला पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो ये कौन से मेजर पोर्ट में हुआ है? तमिलनाडु में। चेन्नई, कामरजार, वियो चिदम्बरम, एनोर या फिर थूथुकुडी। तो ये हुआ है आपका वियो चिदम्बरम पोर्ट पर। तो यहाँ पर इसको हम तूतीकोरिन पोर्ट भी बोलते हैं। एंड ये जो पोर्ट है ये पहला पोर्ट बन गया इंडिया में जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। पायलट फैसिलिटी में हम ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे ताकि हम जो स्ट्रीट लाइट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं इनको यहाँ पर पार कर पाए। साथ में इन्होंने एक पायलट ग्रीन मिथेनॉल बंकरिंग एंड रिफ्यूलिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर स्टार्ट की है। एक कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर भी प्लान किया गया है कांडला और टुटीकोरिन पोर्ट के बीच में। सोलार कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट सोलार कैपेसिटी है अमंग इंडियन पोर्ट्स, जिसमें कि एक 400 किलोवाट का रूफटॉप सोलार प्लांट भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज ऑफ 5th सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग अंडर रेरा, कितने स्टेट्स या यूटीज हैं जिनको इंडिया ने सक्सेसफुली स्टैब्लिश किया है यहाँ पर इंडिया में रेरा ने? तो आपको बताना है 27, 29, 30, 35 या 36 कितने यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज हैं जहां पर रेरा की जो बेसिकली यहाँ पर सक्सेसफुली इन लोगों ने इसको अथॉरिटीज को स्टैब्लिश कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल जो है वो 35 स्टेट्स और यूटीज हैं जिन्होंने रेरा स्टैब्लिश किया है। 29 स्टेट्स यूटीज ने एक एपलेट ट्रिब्यूनल भी रखा है साथ में, और 27 के पास में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी अपॉइंट हो चुके हैं। तो रेरा एक्ट आपका आया था 2016 में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूनिफाइड रेरा पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया गया, रेरा mahua.government.in। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फैसिलिटेट किया गया शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये न्यू पोर्टल जो है वो एक न्यू नेशन वाइड प्रोजेक्ट डेटाबेस तैयार करेगा, इंटीग्रेट करेगा स्टेट वेबसाइट्स को, यूज करेंगे एआई को टू एंटीसिपेट डिलेज, और रेरा का स्टेटस हमने भी देख ही लिया। नेक्स्ट जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस रिलीज की हैं फॉर द कोलोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो ये किस तरह के इंस्टीट्यूशन के साथ में हुई है? यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स या फिर हेल्थ सब सेंटर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये गाइडलाइंस निकाली हैं। तो बताओ ये कौन से इंस्टीट्यूशंस के लिए हुई हैं? तो ये यहाँ पर आपकी जो गाइडलाइंस हैं ये हम लोग लेकर आए हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स विद स्कूल्स। तो बेसिकली कोलैबोरेशन होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के साथ में, और यहाँ पर फ्रॉम आंगनवाड़ी टू स्कूल वन कैंपस वन विजन है, जिसमें कि हम आंगनवाड़ी कैंपस जो है उनको स्कूल्स के साथ में कनेक्ट करेंगे ताकि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन हो पाए। टारगेट पॉपुलेशन में यहाँ पर लाइव्स ऑफ 4.3 करोड़ चिल्ड्रन जिनका उम्र 3 से 6 साल का है वो अफेक्ट होगा। इंडिया के पास करेंटली 14.2 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स है, जिसमें से 2.9 लाख जो हैं वो ऑलरेडी कोलोकेट किए गए हैं स्कूल्स के साथ में। यहाँ पर प्रायोरिटाइज किया जाएगा एडब्ल्यूसीज को, और बिना किसी प्रॉपर बिल्डिंग या फैसिलिटीज के सर्विंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ईडब्ल्यूएस, ट्राइबल एंड माइग्रेंट फैमिलीज। नियर बाय प्राइमरी स्कूल विद ग्रेड ए यहाँ पर उनमें खोला जाएगा ये। डिस्टेंस जो होगा एडब्ल्यूसी और कोलोकेटेड स्कूल्स में वो आपका 500 मीटर के विद इन होना चाहिए।
in urban areas and 1 kilometer in rural areas. What is the ideal maximum distance prescribed for co-location of आंगनवाड़ी centers with schools in urban areas? तो यह अभी हमने देखा था 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 500 मीटर्स हो जाएगा। बाकी चीजें हमने पढ़ ही ली हैं। According to the latest ease of doing business for FPOs ranking for 2025, which of the states has topped the list replacing मध्य प्रदेश? तो कौन सा स्टेट ने यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एफपीओज में यहाँ पर टॉप किया है? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा या फिर कर्नाटका? तो इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो जो रैंकिंग्स हैं वो प्लेस की गई थी बाय द स्टेट ऑफ सेक्टर ऑफ रिपोर्ट ऑन एफपीओज। टॉप रैंकर में महाराष्ट्र रहा। फिर प्रीवियस टॉप रैंकर्स में हमारे पास में महाराष्ट्र ने रिप्लेस किया मध्य प्रदेश को, जो कि टॉप कर चुका था 2024 में। कंसिस्टेंट रैंकर की बात करें तो यूपी जो है इसको थर्ड पोजीशन मिली है। तो महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, ठीक है। एफपीओस की बात करें महाराष्ट्र में तो करेंटली 14,788 रजिस्टर्ड एफपीओस हैं, अकाउंटिंग फॉर नियरली 34% ऑफ द टोटल एफपीओस इन इंडिया। तो 34% हमारे जो एफपीओ हैं वो टॉप रैंकर स्टेट महाराष्ट्र के पास हैं। एसओएफपीओ जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट है बाय नेशनल एसोसिएशन फॉर एफपीओस, समून्नति एंड द रैबो फाउंडेशन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क अंडर द बायो E3 पॉलिसी। व्हाट डज द बायो E3 स्टैंड फॉर? बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, employment, biotechnology for economy, environment and employment, biofuels, energy and export, bioinnovation for education, environment and economy, biotech for engineering, ecosystem and export। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो लॉन्च किया गया था नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, जिसने अपनी 1 ईयर ऑफ द बायो E3 पॉलिसी कंप्लीट कर ली है। बायो E3 का फुल फॉर्म है बायोटेक फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेटवर्क की बात करें तो नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क कंप्राइज करता है 21 एडवांस बायो अनेबलर फैसिलिटीज, जिसमें कि हमारे पास नेशनल बायो अनेबलर्स ऑफ मुलंका रूट्स फॉर न्यू ग्रोथ, ये भी हम बोल सकते हैं इसको। ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया के पास 21 बायो फाउंडर्स हैं और वर्ल्ड वाइड कितने हैं? 121 है। बायो इकोनॉमी ग्रोथ की बात करें तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है वो $10 बिलियन थी आज से 10 साल पहले, और अभी करेंटली कितनी हो गई है? $165.7 बिलियन हो चुकी है 2024 में। एंड यहाँ पर हमारा टारगेट है $300 बिलियन बाय 2030। ओके, ज्वाइंट इनिशिएटिव यहाँ पर है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल, जिसे हम बायरेक भी बोल सकते हैं। As of 2025, how many advanced bio-enabler facilities across India from the newly launched National Bio-Foundry Network? कितने हैं हमारे पास? अभी बताया था 10, 15, 21, 30 या फिर 121। तो इसका आंसर आपका 21 हो जाएगा। ओवरऑल वर्ल्ड में कितने हैं? 121 है। नेक्स्ट जाते हैं। The rice procurement target for 2025-2026 is lower than the target for 24-25 season by approximately what percentage? तो हम यहाँ पर पहले 46.34 मेट्रिक टन्स राइस जो है वो प्रोक्योर कर रहे थे, इस बार ये कम हो गया है। तो कितने परसेंट से ये कम हो जाएगा? 2.15, 4.45, 5.8, 6.5 या फिर 10.3। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? इसका आंसर है यहाँ पर 4.45%, ठीक है। तो अब पहले हम कितना कर रहे थे? 46.34, अब कितना करेंगे हम? 48.5 मिलियन टन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सीजन है वो स्टार्ट होगा अक्टूबर से। एक्चुअल प्रोक्योरमेंट जो होता है वो हमारा टिल अगस्त चलता है। 2024-25 सीजन वाज अबाउट 51.5 मिलियन और यहाँ पर टन्स, जबकि हमारा टारगेट 48.5 का था, लेकिन जो एक्चुअली हुआ हमारे पास रिसीव वो 51.5 मिलियन टन्स हुआ था। तो टोटल राइस प्रोक्योरमेंट जो है अक्टूबर 2024 से अगस्त 2025 तक ये 54.52 मिलियन टन्स रही। मिलेट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोर्स ग्रेन्स और जो मिलेट्स हैं जिनको श्री अन्ना भी बोला गया है, इनको हमने फिक्स किया है 1.92 मिलियन टन्स फॉर द ईयर 2025-26। 1.92 मिलियन टन्स किसके लिए है? हमारे मिलेट्स के लिए। कोर्स ग्रेन्स यहाँ पर श्री अन्ना भी हमसे बोलते हैं। इंडिया हैज ज्वाइंड हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क टू स्ट्रेंथन AI ओवरसीट इन हेल्थ केयर।
which Indian organization will collaborate with Health AI and other GRN members? इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवरसाइट है, जो हम यहाँ पर सुपरविजन कर रहे हैं, तो हमें हेल्थ केयर में एआई का सपोर्ट लेना होगा। तो कौन से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है हेल्थ एआई और अदर जीआरएन्स के साथ में, ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क के साथ में? नीति आयोग एंड इंडिया एआई, डीआरडीओ एंड आईसीएमआर, एनआईआर, डीएचडीएस एंड इंडिया एआई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नीति आयोग, या फिर सीडीएस को एंड इंडिया एआई। तो बताओ कि क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है आपका सी। तो आईसीएमआर, एनआईआर, डीएचडीएस ने यहाँ पर हमारा कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंसेस और इंडिया एआई साथ में कोलैबोरेट करेंगे हेल्थ एआई और अदर ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क्स के साथ में, जैसे कि यूके या सिंगापुर। और यहाँ पर हम स्ट्रेंथन करेंगे एआई ओवरसाइट हमारे हेल्थ केयर में। जो मिशन ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन है फॉर सेफ, फेयर एंड एफिशिएंट एआई ड्रिवन हेल्थ सॉल्यूशंस, इसको भी हम यहाँ पर एडवांसमेंट प्रोवाइड करेंगे। व्हाट इज द थीम फॉर India Mobile Congress 2025, for which an AI-powered interactive mobile application was launched, connecting the next billion, 5G, AI and the digital future, innovative to transform digital India, global leader, technology for all। तो बताओ क्या थीम रहा यहाँ पर? तो इसका यहाँ पर थीम जो था वो रहा इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। अगर बात करें यहाँ पर हमारे जो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं, इन्होंने लॉन्च किया AI powered interactive mobile application for the India Mobile Congress 2025। इवेंट की बात कर लेते हैं। तो इवेंट जो है यहाँ पर IMC 2025 9th एडिशन था इवेंट का, और ये आपका हेल्ड किया गया फ्रॉम अक्टूबर, अभी होल्ड किया जाएगा बेसिकली अक्टूबर 8 से 11 2025 में। और ये हमारा हो रहा है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका, न्यू दिल्ली में। थीम रही इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसको डिस्क्राइब किया गया एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटीज, जो कि इंडस्ट्री, पॉलिसी, इनोवेशन को करेक्ट करता है और एक्सप्लोर करता है कि क्या इम्पैक्ट है कनेक्टिविटी का ऑन सेक्टर्स लाइक फार्मिंग, स्कूल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। ऑर्गेनाइजर कौन रहे? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। याद रखना, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। What is the name of the certification received by India's first telecom system powered by domestically manufactured chips, confirming compliance with stringent quality and performance standards, ISI, BIS, ISO, TEC and DOT approval। तो बताओ यहाँ पर क्या कौन सा सर्टिफिकेशन है जो कि इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को मिला है बाय domestically manufactured chips, confirming compliance with the stringent quality and performance standards। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर सेंटर जो है ये सर्टिफिकेशन मिला है, जो कि इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो इंडिया को ये मेजर माइलस्टोन मिला है एज अ टेलीकॉम सिस्टम पावर्ड बाय डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड चिप्स। अचीवमेंट जो है वो मेक इन इंडिया को यहाँ पर और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को शो करती है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट जो है वो हमारा रहा $38 बिलियन। कब रहा? 2023 में रहा, और एक्सपेक्टेड है कि ये हमारा हिट करेगा 100 से 110 बिलियन डॉलर्स बाय 2030। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर 856 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज ऑफर किया है, अप्रूव किया है फॉर इंडियाज लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट। तो कौन सी कंपनी है जो कि इस प्लांट को सेटअप कर रही है इन पार्टनरशिप विद कोरिया शाइनी हब इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सायरमा एसजीएस, फॉक्सकॉन, डिक्सन टेक्नोलॉजी या फिर डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बताओ कौन सी कंपनी होगी यहाँ पर? ये किया जा रहा है सायरमा एसजीएस के थ्रू, जो कि सेटअप कर रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट पीसीबी प्लांट। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 856 करोड़ इंसेंटिव पैकेज फॉर इंडिया लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लांट। अगर बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये पार्टनरशिप में आया है कोरिया के शाइनी हब इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू on a 51:49 इक्विटी शेयर होल्डिंग बेसिस। प्लान को सेटअप किया गया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1595 करोड़ रुपीज। लोकेटेड है ये नेदुटुपेट्टा इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर इसको कमीशन किया जाएगा बाय अक्टूबर 2026। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रहते हैं, तो बेस बन जाते हैं ये माउंटिंग और इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। 856 करोड़ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, सायरमा एसजीएस एंड साथ में कोरिया का शाइनी हब
इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। 51:49 का यहाँ पर हमारा ये पार्टनरशिप रहेगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अगर ये प्लांट आपका आ रहा है तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में आएंगी। तो इस प्लांट में हमारा 1595 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो बचा हुआ कोरिया की साइड से आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ये जो पीसीबी प्लांट है ये सेटअप किया जा रहा है नेदुतपुला इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश बाय सायरमा एसजीएस इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी एंड विद अ कंपनी फ्रॉम विच कंट्री। तो कौन सी थी? ये थी आपकी साउथ कोरिया, ये हमने अभी देखा। व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क जिसको अनवेल किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉर द ग्रीन फाइनेंसिंग। किसकी ग्रीन फाइनेंसिंग करें? रिक्लेम्ड माइंस की। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ कोल ताकि ग्रीन फाइनेंसिंग करे रिक्लेम्ड माइंस की। आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा होगा? लाइस, सीसीयूएस, अर्था, माइस, स्टार, कौन सा होगा ये यहाँ पर? तो यहाँ पर ये आपके लिए रहेगा बेसिकली सी। तो यहाँ हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने होस्ट किया स्टार रेटिंग अवार्ड सेरेमनी मुंबई में ताकि ऑनर करेंगे आउटस्टैंडिंग कोल एंड लिग्नाइट माइंस। तो यहाँ पर इवेलुएट किया गया 84 पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें आपके पास माइन की परफॉर्मेंस, सेफ्टी, एनवायरमेंटल एक्शन और वर्कर्स वेलफेयर, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। माइन की परफॉर्मेंस कैसी रही, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, एनवायरमेंटल एक्शन और वर्कर्स का वेलफेयर। तो दो नए फ्रेमवर्क्स जो हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लाइव्स अनवेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो यहाँ पर एक तो हमने देखा अर्था था, ठीक है, एक यहाँ पर लाइव्स भी है। अर्थात तो हमने देख लिया कि भाई हमें फाइनेंसिंग करनी है, ग्रीन फाइनेंसिंग हमारी रिक्लेम्ड माइंस की। अब पूछ रहे हैं जो लाइव्स आ रहा है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा? पहला बोल रहे हैं लिग्नाइट इन्वेस्टमेंट वेंटिलेशन एनवायरमेंटल सेफ्टी, दूसरा बोल रहे हैं लेवरेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू एफिशिएंसी सेफ्टी, फ्रेमवर्क लाइव्स जो है वो यहाँ पर फॉर रिस्पॉन्सिबल माइन क्लोजर्स, लॉजिस्टिक इनोवेशन वैल्यू एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स, लिग्नाइट इनोवेशन वोकेशनल एक्सीलेंस सेफ्टी। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आपका यहाँ पर सी होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है वही सेम चीज है यहाँ पर कि दो हमारे पास में जो माइंस के वो हैं ये यहाँ पर लेकर आए गए हैं। तो वो हमारा फ्रेमवर्क फॉर माइन क्लोजर आ गया। 25th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ एचसीओ, ये होल्ड हुआ किस कंट्री में इन अगस्त सितंबर? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इंडिया, रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान। तो एससीओ की जो मीटिंग थी 25th मीटिंग रही, ये हुई थी चाइना के तियानजिन एरिया में, सिटी में, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से ना इंडिया का जो थोड़ा सा रुख है वो चाइना की तरफ मुड़ने लग गया। तो थीम क्या थी? अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। एससीओ में इंडिया को लाया नहीं जा रहा था। क्यों नहीं लाया जा रहा था पहले? तो यहाँ पर ना चाइना पाकिस्तान के साथ वॉर्स वगैरह का जो भी इशू चल रहा था, तो इंडो पॉक में यहाँ पर जो आपने देखा होगा यूएन की बहुत सारी वीडियो रिलीज होती है जिसमें कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो जब एससीओ में इंडिया की एंट्री की बात थी ना तो भी सेम चीज आ रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों आएंगे और इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान आए। ऑल्सो यहाँ पर ये वाली एक चीज चल रही थी। फिर बाद में यहाँ पर इंडिया को जो है क्या एंट्री मिल गई थी। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। एससीओ डेवलपमेंट बैंक लैंडर्स जो है वो अप्रूव करें क्रिएशन ऑफ तो इंडिया कैसे आया? इंडिया यहाँ पर रशिया के सपोर्ट से आया था, ठीक है। क्रिएशन यहाँ पर क्या होगा? लीडर्स जो है अप्रूव करें क्रिएशन ऑफ एससीओ डेवलपमेंट बैंक। जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है ऐसे ही ये एससीओ डेवलपमेंट बैंक लेकर आना चाहते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और सपोर्ट करेंगे सोशल डेवलपमेंट को। अच्छा, आप कभी सोचते हो कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आता है इन बैंक्स में? ये उन कंट्रीज को तो पैसा दे रहे हैं, ये बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आता है? तो देखो होता क्या है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, किसी के मेंबर्स पैसा देते हैं और फ्री अपने ही मेंबर्स को हेल्प करते हैं, सेम चीज यहाँ भी जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा इनको पैसा देते हैं और फ्री इसी पैसे को हम यहाँ से ले लेते हैं। तो थोड़ा अमाउंट बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, डिपेंडिंग की क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्शन हुआ तियानजिन डिक्लेरेशन का और अप्रूव किया गया एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2026-35, ठीक है। 2026-2035 यहाँ पर ये हमारी एक स्ट्रेटेजी जो है वो इन्होंने अप्रूव की है, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड अलोंग विद दैट तियानजिन डिक्लेरेशन। तो टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल की बात करें तो चोलोपोन आटा
किर्गिज रिपब्लिक में इसको यहाँ पर नेम किया गया है एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2025-26 चोलोपोन एट्टा इन किर्गिज रिपब्लिक। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करें तो ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर्स जो है उनको मर्ज किया गया एक सिंगल कैटेगरी में एससीओ पार्टनर्स। लाओस को यहाँ पर पार्टनर स्टेटस दिया गया है। लाओस को यहाँ पर, लाओस कंबोडिया वाला लाओस जो है ना, 2 कंट्रीज हैं ये। अब यहाँ पर देख लो एससीओ के 10 फुल मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ईरान की एक वीडियो भी वायरल हुई थी ना, जहां पर उनकी जो वाइफ थी पीएम की, उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ में हैंडशेक नहीं किया था, और ईरान के पीएम ने यहाँ पर जो चाइनीज फर्स्ट वुमेन थी उनके साथ में नहीं किया। अब ये क्यों कहानी बताई, ताकि याद रहे कि ईरान भी एससीओ का मेंबर है। याद हो गया होगा। बेलारूस, एक और बार बोल देती हूँ मैं, याद हो जाएगा, है ना। तो चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ठीक है, याद हो गया। चलो, कौन सी सिटी या कंट्री थी जिसको नेम किया गया है एससीओ का टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल 2025-26 के लिए? किसको किया गया है? चोलपोन एटा किर्गिज रिपब्लिक को, है ना। चलो नेक्स्ट जाते हैं। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको यहाँ पर नोट किया गया है एज एन एक्सेप्शन दैट में कंटिन्यू टू रन इन नेपाल बिकॉज इट वॉज ऑफिशियली रजिस्टर्ड? तो ये पहले से ही रजिस्टर्ड था, तो कौन सा था वो हमारा फेसबुक, एक्स, इंस्टा, यूट्यूब या टिकटॉक, कौन सा था? ट्विटर था, ठीक है। बाकी यहाँ पर सॉरी टिकटॉक था, बाकी सब लोगों ने लिया नहीं था जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह था। फिर पूरा जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, तो इंडियन मीडिया ने शो किया था कि जेनजी प्रोटेस्ट इसकी वजह से हो रहा है, बट वो करप्शन के चक्कर में हो रहा था। पूरी गवर्नमेंट ही उखाड़ फेंकी थी उन्होंने। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें इस तरह से देखी गई थी। तो नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि ऐसा ऐसा कर लो। अब जो भी हो गया। बिसाइड सपोर्टिंग इंडियाज पेट्रोलिंग इंटरेस्ट, पेट्रोलिंग मतलब सिक्योरिटी के लिए जो हम इधर उधर सारी चीजें करते हैं ना, अपने वेसल्स वगैरह लगाते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। इंडिया और सिंगापुर ने एक एमओयू साइन किया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन विच सेक्टर टू बी सेटअप इन चेन्नई। तो यहाँ पर एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। और ये किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है? सिंगापुर के साथ में मिलकर बनाया जा रहा है। पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सी सिटी में आएगा, सॉरी कौन से सेक्टर में आएगा? स्पेस टेक में आएगा, ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये किस में रहेगा? यहाँ पर ये आपका सी में रहेगा। बेसिकली हमारे पास में अब हमें बोला गया है कि देखो, एक तो मलाक्का स्ट्रेट में, याद रखना ये लाइन, मलाक्का स्ट्रेट में इंडिया ने सिक्योर किया सिंगापुर का सपोर्ट। अब मलाक्का स्ट्रेट क्या है? एक नैरो स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेच ऑफ वाटर है। कोई भी स्ट्रेट क्या होता है? एक पानी का यहाँ पर छोटी सी ट्रिब्यूटरी टाइप जारी होती है किसी रिवर की, जो कि अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रही है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स। करेंट पेट्रोलिंग की बात करें तो यहाँ पर मलाक्का स्ट्रेट जो है करेंटली सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया मिलकर यहाँ पर इसको कंट्रोल करते हैं। बायलैटरल टाइज में हमने देखा कि ऑफिशियल विजिट हुई थी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग की इंडिया में, और 60th एनिवर्सरी मनाई गई इंडिया सिंगापुर डिप्लोमेटिक टाइज की। तो दोनों ने यहाँ पर बात की कि हम कॉर्पोरेशन शो करेंगे हमारे स्पेस सेक्टर में, जहां पर हम एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपना स्टार्ट करेंगे चेन्नई में, ठीक है। चलो फेज 2 ऑफ भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल बना है, जिसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है बाय पीएम मोदी एंड सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने एट विच इंडियन पोर्ट? कांडला पोर्ट, गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, या फिर यहाँ पर कामारजार पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। तो बताओ कौन से पोर्ट पर हम लोग भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है उसे हमने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है? किसके साथ? सीएम जो पीएम हमारे सिंगापुर के, उनके साथ में मिलकर। तो कौन सा पोर्ट है ये है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी जो कैपेसिटी है उसको डबल किया जा रहा है टू 4.8 मिलियन, ठीक है। एंड यहाँ पर ये लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल बन जाएगा इंडिया में। इन्वेस्टमेंट हो रही है $1.7 बिलियन की अंडर अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप।
और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बिगेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI हमारी सिंगापुर से इन इंडिया। ठीक, इसी के साथ में हमारा फर्स्ट पार्ट करंट अफेयर्स MCQs का कवर हो जाता है। तो ये हमारा CA सितंबर से है, ठीक है। तो हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ पर 150 MCQs के थ्रू कवर करेंगे। तो एक सीरीज इसकी अभी हमारी आज कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने आपको 56 क्वेश्चंस कराए हैं। इसके बाद में मैं नेक्स्ट सेट जो है वो भी आपको इवनिंग तक पहुंचा दूंगी। तो अच्छे से आप पढ़ना और अपने करंट अफेयर्स को अच्छे से क्लियर करना, ठीक है। अक्टूबर वाली जो मैगजीन है वो भी हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।